हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान के इतिहास भाग का पार्ट फर्स्ट प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ लेके आई हूँ। ये वीडियो कक्षा 9 के उन विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल रहेगी जिन्होंने यशस्वी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है और वो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। आज हम हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं आज। बाकी के पार्ट्स हम फिर किसी दिन पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। मैं एक एक पार्ट को डिटेल से पढ़ाऊंगी आपको, और जहाँ जहाँ पे भी कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक होंगे वो आपको बता दूंगी। और थोड़ा स्पीडली पढ़ेंगे क्योंकि ये पार्ट काफ़ी लेंदी है और हमें एग्ज़ाम में खाली वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी पर्सपेक्टिव से हम इन पार्ट्स को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। पहला चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है, भाई बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घुट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। हम ये चित्र वाला कॉलम भी पढ़ेंगे। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। बच्चों, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एक वन लाइनर कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था, तो रेनेल को। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। या आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें एक ब्राह्मण दिखाया गया है जो ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहा है। ओके बच्चों, जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वहाँ मैं आपको बता दूंगी, समझा दूंगी। बाकी अननेसेसरी थिंग को हम खाली ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह 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 सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ,
कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। ये चित्र भी देख लेते हैं हम। लिप्टन टी। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार ऑर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ये देख सकते हैं आप। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी वन लाइनर बनेगा कि ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसे दी गई थी, तो रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे राजकुमार आर्थर को। वैसे ये आने लायक तो लग नहीं रहा मुझे क्वेश्चन, फिर भी जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। बच्चों, पहले मैं आपको ये डिटेल से पढ़ाऊंगी और जब सारे चैप्टर एकदम डिटेल से कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं इन चैप्टर्स के आपके लिए वन लाइनर लेके आऊँगी। मैं चाहती तो शुरुआत में ही आपके लिए वन लाइनर लेके आ सकती थी, पर मेरा ये मानना है कि अगर आप पार्ट को उसके आगे पीछे की वन लाइनर को अगर उनके आगे पीछे की हिस्ट्री जानकर पढ़ोगे, पूरी थ्योरी जानकर पढ़ोगे, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। इसी पर्सपेक्टिव के कारण मैं आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ा रही हूँ। शुरू करते हैं। नेक्स्ट, कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, पैट्रिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौथे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों के कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये साइड में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की पिक्चर दी गई है। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। कुछ नहीं है इनमें ऐसा। आगे पढ़ते हैं अपन। अभी तक तो सब जहाँ क्वेश्चन वन लाइनर दिखेंगे
मैं आपको बता दूंगी, बाकी ऐसे ही रीड करूंगी मैं इस चैप्टर को। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 खाल खंडों में बांटा था। तो ये एक वन लाइनर बन सकता है और ये इम्पोर्टेंट भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन ऐसे पुटअप भी हो सकता है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक किसने लिखी, या ये कितने भागों में बटी थी, कौन कौन से भाग थे, वगैरह वगैरह। तो आप पेपर पेन लेके बैठिए और जो जो भी मैं वन लाइनर नोट करने की बोलूँ आप वो नोट करते जाइए। ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है, 1817 से लेके कालखंडों में बांटा था वहां तक। ठीक है। नेक्स्ट, कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यह चारों ओर केवल धार्मिक पैर, जातिगत बंधनों और अन्य विश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों की को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या जरूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटते हैं बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम से यहाँ तात्पर्य मतलब वेस्टर्न कल्चर से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाजों व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। कि जब एक देश पर दूसरे देश का इफेक्ट आ रहा, और इफेक्ट किन किन क्षेत्रों में आ रहा, पॉलिटिक्स में आ रहा, इकोनॉमिक में आ रहा, सोशल में आ रहा, कल्चर में आ रहा, लोग वहाँ का कल्चर अपना रहे या उनकी सोच, थिंकिंग उस टाइप के देश के कल्चर जैसी हो रही है, तो इसे औपनिवेशीकरण कहा जाता है, इस प्रक्रिया को। ओके, लेकिन जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे।
इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, हर नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। ये आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। साइट में और भी कुछ है, इनको भी पढ़ लेते हैं एक बार। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्टें। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार। इस बात बम्बई से क्या रिपोर्ट मिली? इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची से 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद मतलब जिन पे संदेह हो, डाउट हो, उन विद्रोही को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स। इस रिपोर्ट से क्या समझ में आ रहा है कि बम्बई, कराची और विशाखापट्टनम के जो बंदरगाह हैं वहाँ पे जो भारतीय नौसैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो फिर वहाँ पर जो अंग्रेजों की शाही सेना थी वो विद्रोह को दबाने के लिए गई और उन्होंने वहाँ की स्थिति को अपने कंट्रोल में कर लिया और गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी है। तो वही रिपोर्टें यहाँ पर दी गई है। हाँ, अब हम कहाँ पर थे? उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। किन्हें? जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे उन्हें। खुशनवीसी वो लोग होते हैं जिनकी बहुत अच्छी राइटिंग होती है। खुशनवीसी या सुलेखनी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना कब से की जाने लगी? 19वीं सदी के लास्ट में, मतलब 1890, 95 या इस कुछ टाइम में, मतलब 19वीं सदी के लास्ट में
हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो अंग्रेजों ने लगभग 19वीं सदी के लास्ट में ये सारे सर्वेक्षण भी करवाना शुरू कर दिए थे भारत में। तो देखो क्या पता चल रहा हमें, अंग्रेजों ने यहाँ पर अभिलेख बनवाए, संग्रहालय बनवाए, संरक्षण का काम भी करवाया, है ना। और ये सब लगभग 19वीं सदी के लास्ट की बात है। साइड में कोई पौधा है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है, मतलब जो रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं अंग्रेज अभिलेखागारों से, उनसे क्या है जो हमें पता नहीं चल रहा। तो देखते हैं। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बात के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयाँ की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको भी हम रीड कर लेते हैं। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था। जेम्स प्रेसेम्प द्वारा बनाई गई तस्वीर। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रेसेम्प द्वारा बनाई गई तस्वीर। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है और चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। ठीक है, चलो आगे देखते। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को। 1857 के विद्रोही तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। बागी का मतलब होता है धोखेबाज सिपाही या विद्रोही सिपाही। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। चलो इसके बारे में हम अध्याय 5 में ही पढ़ लेंगे। इंसानों के खाने के लायक नहीं है। क्या है ये? अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन से बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। देख लो भाई, पुलिस वालों को भी ऐसा खाना मिल रहा है।
आगे चलते हैं। चैप्टर कंप्लीट, क्या बात है, आधे घंटे में चैप्टर हो गया। सही और गलत बताएं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। क्या ये सही है? जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस पुस्तक में इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। सो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। जी नहीं, सरकारी दस्तावेजों से तो हमें सिर्फ उन अफसरों और इन बड़े बड़े अधिकारियों के बारे में जानने को मिलता है, उनकी सोच के बारे में जानने को मिलता है, आम लोग का तो नहीं पता चलता। तो ये भी क्या होगा? गलत। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, ये बात अंग्रेजों की अच्छी थी, सही है, ठीक है। वो सर्वेक्षण को, यहाँ तक कि वो अभिलेखों को रिकॉर्ड वगैरह रखने को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। सो बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता देना। मैं आपकी जो डाउट है उनको सॉल्व करने का पूरी तरह से कोशिश करूँगी। और जब मैं आपको पूरी बुक एक बार पढ़ा दूँगी उसके बाद मैं इनके 1 लाइनर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो। आपका सपोर्ट दिखाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए जल्दी फिर 1 लाइनर भी लेके आऊँगी। ओके, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना।